अब हजारों साल पहले बता दिया, गावो विश्वस्य मातर गावो रक्षन्ति रक्षिता। अब लगता है पंडित तो ये बोलते रहते हैं, साधु बाबा बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है, ओहो हरे हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हमारी भारत की यही विडंबना है, हमने जय श्री कृष्ण करते करते 1400 साल गंवा दिए। हमने गाय की पूजा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, गाय का चित्र रखते रखते, गाय को ऐसे नमन करते करते, उसके पूंछ को आंख पे अडारते अडारते हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन हम इस एक सूत्र का अर्थ नहीं समझ पाए। गावो रक्षन्ति रक्षिता, पता नहीं, गावो विश्व से मात्र, वो तो मुसलमान नहीं था तब बता दिया। मोहम्मद पैगंबर का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले बता दिया कि वो विश्व की माता है। और आज बड़ी एक सऊदी अरबिया में एक मुस्लिम लोगों ने चलाने वाली बड़ी एक गौशाला है। तो वो हो रहा है क्योंकि हमारे वेद उपनिषद झूठे नहीं हो सकते, वो लोग भी बना रहे हैं। क्रिश्चियन नहीं था, क्राइस्ट पैदा नहीं हुआ था तब बता दिया कि गाय विश्व की माता है। लेकिन दूसरा सूत्र जो जिम्मेदारी हमारी थी समझने की और समझाने की, जब तक हम समझते थे तब तक महान थे, अब समझना भूल गए। कहते हैं कि गाय की रक्षा करेंगे, हमको गाय की रक्षा करनी है, गाय हमारी रक्षा करेगी। तो फिर पंडित को पूछते हैं कैसे रक्षा करती है, तो वो धोती पहना हुआ, वो चोटी रखा हुआ। मैं धोती चोटी से विरोध नहीं है, मैं बार बार इसके बारे में बोलूँगा, लेकिन उनको हमने सिर्फ आइकॉन मान लिया। वो हमारा एक श्रद्धा केंद्र है, लेकिन वो जो सब बोले ठीक नहीं होता, या तो उसको समझ के बोलना पड़ेगा। तो वो पैंट शर्ट में भी हम वही बात बोल सकते हैं, वो धोती चोटी वाला बोलता है। तो आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आपका एक्शन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भारत महान बन सकता है। तो भारत 1500 साल में महान बनना बंद हो गया। मुस्लिम आक्रमण थे, बाकी थे, जो भी थे, फ्रेंच थे, अंग्रेज लोग आ गए, वो सब परकीय दासता थी। लेकिन क्यों दासता आ गई? क्योंकि ये सूत्र हम नहीं समझे। तो गावो रक्षन्ति रक्षिता पता ही नहीं हमको वो बताते थे कि आप उसकी सेवा करो, चारा डालो, उसका फोटा रखो, मंदिर बनाओ, तो फिर पुण्य करेंगे और फिर अगले जन्म में आपको अच्छा काम मिलेगा और पुण्य मिलेगा। हम अभी कुछ नहीं समझ सकते, तो वो बात में हम फंस गए। हमको लगता है कोई बात नहीं, और गाय मरती गई। और गाय की संख्या मालूम है आपको? मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्टर हूँ। भारत सरकार की बड़ी प्राणी जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। भारत में जब हम विखुटे हुए, पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, जिसको हम आज़ादी भी कहते हैं, तो उस आज़ादी के समय 1947 में 90 करोड़ गाय थी, 90 करोड़। और आज कितनी है मालूम है? 9 करोड़। 7 करोड़ उसमें से देसी है, 2 करोड़ तो वो जर्सी है, तो जो गाय नहीं है मैं बताऊंगा। तो 90 करोड़ में से 9 करोड़ हो गई। हमारी आबादी थी 30 करोड़, हम हो गए थे 130 करोड़। तो फिर गाय माता की जय और गाय के मंदिर, गाय के चित्र, गाय गाय गाय, वो सब गलत था, मतलब ये समझे ही नहीं। तो गावो रक्षन्ति रक्षिता समझने का मेरा प्रयास आपके सामने मैं रीओपन करने वाला हूँ। बस इतना ही। मैं आज का प्रेजेंटेशन अगर होगा तो यही होने वाला है। तो ये गाय कैसे रक्षा करती है आप समझ लीजिए। गाय का दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन से आपका टोटल हेल्थ, मैं एक एक रिसर्च बताऊंगा आपको। गौमूत्र और गोबर से हमारा शरीर और हमारी जमीन, जो माँ शरीर है, उनको ठीक कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री चलानी है तो कैसे, वो आपको गाय आपको बताएगी, गाय और गौवंश। आपको ऊर्जा चाहिए, मैं आपको अभी साबित कर दूंगा। ये सब बातें जो लिखी है, अब ये इनके आधार पे गाय है। इसमें से गाय निकाल लो तो सब तहस नस्त हो गए, वो हो गए, गाय है ही नहीं। 90 करोड़ में से 9 करोड़ हो गई, और है वो तो भी पांजरापोड़ में, गौशालाओं में इधर उधर घूम रही है, वो अखबार खा रही है। तो गाय के बारे में हमारी समझ आज यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तब कितनी बड़ी हो जाएगी, है तो और बढ़ेगी। नतमस्तक होके जाएंगे और नतमस्तक गाय माता के पास होगा। ये गाय बीच में से निकल गई है, ये गाय के आधार पे सब है। यही गावो रक्षन्ति रक्षिता, इसका ये विजुअल इंटरप्रिटेशन है। गावो रक्षन्ति रक्षिता का ये विजुअल दिखने वाला, ये गाय है तो ये सब है। ये आप ऐसे समझो, वो गाय माता की जय बोलने की जरूरत नहीं। गाय माता की जय कहाँ बोला गया मैं आपको बताऊंगा। तो हम कहते हैं नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो जिसके पास 84 था, 5 लाख गाय है, वो उपनंद है, नंद है, महानंद है। जैसे सर कोई एक डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं एक प्रिंसिपल, प्रोफेसर या डायरेक्टर हूँ, तो मेरा नाम तो हितेश है,
मेरी सरनेम तो जानी है, लेकिन जिसके पास इतनी काउज है वो नंद बोला जाएगा। नंद कोई नाम नहीं था, नंद, उपनंद, महानंद, वृषभानुवर, और जो नंद बाबा थे, 1 कोटि गाय, जिसके कृष्ण भगवान के पालक पिता थे, उसके पास 1 करोड़ गाय थी, इसलिए वो नंद बाबा थे, नंद राजा थे। ऐसा ऐसा ही नाम नहीं था उसका। तो हमारे यहाँ धनवान शब्द कैसे था? धन यानी धेनु, जो धेनुवान है, जिसके पास ज्यादा धेनु है वो धनवान है। धेनु और धनवान शब्द एक ही है, डिक्शनरी वर्ड सेम है। हम बोलते हैं धनवान, एक्चुअली धेनुवान बोलते हैं, बोलना चाहते हैं हम धेनुवान। किसके पास ज्यादा धेनु है? गोधन, गजधन, वारी धन। तो गोधन पहले। तो धन कैसे है मैं एक एक चीज साबित कर दूंगा, लेकिन इतनी गाय थी और फिर भी सूत्र हमारे यहाँ क्या था? बहुत विचित्र लगेगा कि गाय बेचा ही नहीं और दूध बेचा नहीं जाता। अब गाय कैसे बेचेंगे? नंद बाबा के पास 1 करोड़ गाय है, तो पंड्या साहब के पास 10-15 गाय तो होगी, विजय भाई रूपाणी के पास 100 गाय तो होगी, मेरे पास 5 गाय तो होगी। तो सबके पास गाय है, आप गाय बेच ही नहीं सकते। हर घर में गाय है, हर परिवार के पास गाय है, ज़्यादा है या कम है, लेकिन गाय है, तो गाय बेच नहीं सकते। और दूध का भी वही हाल है, सबके घर में पीने लायक दूध है, तो फिर दूध बेच नहीं सकते। इतना सिस्टम बना दिया कि दूध बेचो ही नहीं, ऐसी इंडस्ट्री खड़ी न करो जिसका मार्केट ना हो। तो फिर क्या मार्केट था मैं बताऊंगा आगे, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती जिसका मार्केट न हो। तो विदाउट मार्केट आप मत जाओ, और है तो मार्केट कैसे क्रिएट करो, वो इसमें आपको समझ में आएगा। तो जितने नंद रहते हैं, 14 नंद, तो वो है गोकुल। गोकुल कोई रेलवे स्टेशन का टिकट काटने वाला स्टेशन का नाम नहीं है। 14 नंद रहेंगे तो वो है गोकुल। और 14 नंद का जो ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एरिया है वो है व्रज। तो व्रज की परिक्रमा हम क्यों करते हैं? हम कहते हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान तो 18 साल का भी नहीं था, निकल गया था द्वारिका आने के लिए। वो भगवान ही नहीं था, वो तो नंद का छोरा था, और शरारती छोरा था। उसको कौन देखने के लिए जाएगा? उससे पहले भी हम लोग जाते थे, कृष्ण भगवान के जन्म से पहले भी हम परिक्रमा करते थे। यानी कि जैसे आप अपने अपने स्थान से यहाँ आए हो, तो वो हम लोग जाते थे, पूरे देश के किसान, खेती बाड़ी पूरी हो जाती है दीपावली के बाद, हम 24 कोस की परिक्रमा, यानी इट वॉज अ स्टडी टूर। स्टडी टूर थी कि इतनी गाय है तो रखते कैसे होंगे, इतनी गाय के दूध का क्या करते होंगे, उसका वैल्यूएशन करते होंगे कि नहीं। तो इट वॉज स्टडी टूर। वो स्टडी टूर परंपरा थी, कृष्ण से पहले भी परंपरा थी। कृष्ण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। कृष्ण ने उसको हवा दी, कृष्ण ने उसको समझाया, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कृष्ण ने उसको फिर से मार्केट बनाया, जो मार्केट थी उसको बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाया। तो वो गोकुल कोई ऐसी चीज नहीं है, नंद कोई ऐसा चीज नहीं है, व्रज कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ था। तो इतने दूध का क्या करते थे मैं आपको वो बताऊं। तो मथुरा वॉज बिग डेयरी। दूध का आप खुद छाछ मक्खन बना लो अपने घर में, वो हो सकता है। अपने दूध का आप मक्खन बना सकते हो, जमाओ दही, छाछ करो, छाछ पशु पक्षी प्राणी को सबको दो, उसी गायों को पिला सकते हो, आप भी पियो और खेती बाड़ी में उपयोग करो। तो छाछ हमारा बटर ऑयल, बटर मिल्क था, जो वो हमारा कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं था, हम उसका उपयोग हम लोकल कर लेते थे। मक्खन बन के, मक्खन आप 3 दिन उसकी सेल्फ लाइफ है, आप रख सकते हो पानी में, मटके में, और फिर आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हो। तो दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। आपको लगेगा भाई 6 आवर्स, आप डेयरी की इंडस्ट्री में, इतने डेवलपमेंट में आप दूध की 6 आवर्स की लाइफ बोलते हो, और हमारे यहाँ तो गुरुकुलों में भी फ्रीज है, क्योंकि हमको वो फ्रीज के बारे में मालूम ही नहीं। दूध की सेल्फ लाइफ 6 आवर्स यानी 6 आवर्स है, उसमें कोई दुनिया का साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दूध की परंपरा ही वही है। दूध की उनका जो सोमेटिक सेल है वही ऐसा है, जैसे मेरी 100 साल मनुष्य की है, कछुए की 300 साल है, उस तरह दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। तो लोग कहेंगे भाई आप ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी, तो फिर ये डेयरी क्या है? तो देखो फ्रीज का टेम्परेचर कितना होता है बताइए मुझे। फ्रीज का टेम्परेचर कितना होता है जिसमें दूध रहता है, सब मानते हैं, बस 4-5 डिग्री। तो और नीचे भी जा सकता है, अच्छे अच्छे फ्रीज आते हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका के कितने स्टेट और कंट्री ऐसे हैं जो माइनस में चलते हैं, तो वहाँ फ्रीज की जरूरत ही नहीं, तो वहाँ दूध जमेगा ही नहीं कभी भी। ऐसा नहीं है, वो शीत कटिबंध, आपने कहते ना उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, वहाँ ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो वहाँ चलते हैं, पनपते हैं, और यहाँ गर्मी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया पनपते हैं। बाकी बैक्टीरिया तो होने वाला ही है अंदर, वो खराब होने वाला ही है, उसकी सेल्फ लाइफ ही 6 आवर्स है। तो अब फ्रीज कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह की तो मैं बात करूंगा, कितनी खतरनाक चीज़ है प्रिजर्वेटिव डालना। 1 महीना चलाएंगे, 3 महीना हमारा दूध खराब नहीं होगा, हम वर्ल्ड की बड़ी डेयरी है, वो बातें दुनिया को रास नहीं आई है।
दुनिया ने रॉ मिल्क पीना शुरू कर दिया है। दुनिया ने पाश्चराइज्ड मिल्क के सामने प्रश्न उठा के रिसर्च करके बात शुरू कर दी है। हम लोग अभी उसी दुनिया में जिंदा जी रहे हैं। हम लोग हमारी मंदिरों में, हमारे मठों में हम डेयरी लगा रहे हैं। हम लोग पता ही नहीं हमको क्या करना है। तो ये दूध को हम रखते ही नहीं थे, दही, छाछ और मक्खन करके हम घी बना लेते थे। घी की सेल्फ लाइफ है 2.5 मंथ, 2.5 महीना, 2.5 महीना। तो हम इसका वैल्यूएशन कर देते। हमारे शास्त्रों में बताया था गाय न बेचाए, दूध न बेचाए, लेकिन सांड बिके जाते हैं। अच्छा बुल तैयार करके अच्छी प्रोजनी दे सकता है, ऐसा बुल का व्यापार होता था, बड़ा व्यापार होता था। और उसका मार्केट लगता था कि इस सांड की माँ का दूध इतना था और इसलिए इसी नई जनरेशन आएगी तो उसका दूध अच्छा होगा। तो बड़ा बुल तैयार करने का मार्केट था, उसका बिजनेस था भारत में। और घी बेचा जा सकता था। घी को शास्त्र में ना बोला बेचो, तो घी बेच के ही तो हम दुनिया चलाते थे। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको आश्चर्य होगा, आपने कभी रिसर्च नहीं किया होगा। ये जो साम्राज्य है महाजनपदा, ये 500 BC पहले का, ये मथुरा वॉज बिग डेयरी। वहाँ से ये खैबरघाट होके, अफगानिस्तान होके हमारा मार्केट ग्रीस में, ये ग्रीस पिरामिड तक हमारा घी गया है। और ग्रीस से होके, ग्रीस फिर यूरोप का एंट्री है। यूरोप के 34 कंट्री आज है। हम सब जगह घी बेचते थे, अनाज बेचते थे, हनी बेचते थे, स्पाइसेस बेचते थे और सोना चांदी हीरा जवाहरात लेके आते थे। सोने की चिड़िया भारत घी की वजह से था। मैंने एक ही रास्ता बताया, ये जीनू कच्छ का है। तो कच्छ में हमारा एक दूसरा मार्केट था, दूसरा एक ट्रैक था जो सिंधु पास से वहाँ हमारा खावड़ा में आज भी सेंट्रल ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाथी ढक जाते इतना ग्रास बनता था और वहाँ घी बनता था। कैसे मालूम है आपको? आश्चर्य। गुजरात की बात करता हूँ मैं। वो पूरा खावड़ा, आज खावड़ा नो मैसूब जो वखरे ने, वो खावड़ा में घी ऐसे बनता था बॉर्डर में। आज वो पार्ट हमारे में है, आधा पार्ट पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ जो घी बनता था वो इतना ग्रास, इतना दूध। आज भी मुसलमानों के पास 1500 गाय है। वो जत लोग है, मुस्लिम लोग है, लेकिन गाय रखते हैं। मैं एक बार उनके पास गया ये कामधेनु कथा करने के लिए, सब मुस्लिमों के गांव। तो मैं गया फिर उसकी गौशाला देखने के लिए। 1500 गाय कैसे रखते हैं देखना है। तो कोई बांधा हुआ वो नहीं है, गाय कैसे रखना उससे सीखना पड़ेगा। वो तो रण में है, लेकिन रण में ग्रास अच्छा लगता है। वो उसमें 1500 गाय को वो चराता है। वो रमजान करके आदमी उसके घर रहा था। 16 गाँवों के मुस्लिम सरपंच को बुलाया था और मैंने यही कथा, कृष्ण कथा उनको सुनाई थी। मैंने बोला मैं तो कृष्ण का सीधा वारसदार नहीं हूँ, आप लोग सीधे वारसदार हो। वो गायों चराता था, आप भी चराते हो। और जब मैं उनकी गौशाला में गया तो कच्छी, कोई कच्छी जानता होगा, जिन्हों जानता है। हम गौशाला में गए तो मैं ऐसे ही जा रहा था, तो उन्होंने अपने जोड़ा यानी सूज निकाला, अंदर नहीं गया। जो गौशाला यानी ऐसा ही वो लगाया हुआ था, कोई बड़ा कोई गेट नहीं था, ऐसा ही वो जाड़ लगा के, पेड़ लगा के ऐसा लगाया था। तो शूज़ निकाले, तो मैंने भी फिर शूज़ निकाले। मैंने भाई आप गौशाला में शूज़ पहन कर नहीं जाते? तो क्या ना भाई, ये तो कोंड है, गौ माता जी कोंड है। गो माता એટલે गाय माता की कोंड એટલે गौशाला, इनमें जोड़ा ना पहने ना जे, इसमें जूते नहीं पहन के जा सकते। कौन कहता है? मुसलमान कहता है। और बजाओ ठोको ताली, कोई मजा आ गया ना। ये परंपरा है। हाँ। और फिर उनकी मुस्लिम महिलाओं से पूछा तो भाई आप क्यों भैंस नहीं रखते थे? उसमें तो ज़्यादा दूध मिलता है, डेयरी में दूध ज़्यादा पैसा में जाएगा। ठीक है, अरे साहब आई तो ब्राह्मण है हो। मुझे बताया कि आप तो ब्राह्मण हो, आपको मालूम नहीं ये तो जम जाता है। मी यानी भैंस तो जम जाता है। यमनु वाहन से, यम का वो वाहन है, वो नहीं रख सकते हम। दूसरी बार ठोको ताली। ये हम भूल गए, लेकिन वो क्योंकि वो गौशाला चलाते हैं, गाय के पास रहते हैं, कृष्ण भगवान के सीधे वारसदार है। तो वहाँ से हम इतना मक्खन होता था। तो चमड़े का, वहाँ जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ ऊँट भी होता है। तो प्राकृतिक ऊँट जो मरता है उनका फिर वो चमड़े का एक बड़ा धब्बा बनता है, मतलब एक बड़ा टब बनता है जिसको कच्छी में हम धब्बा कहते हैं। उस चमड़े में वो मक्खन डालते थे और लोहे के रवैयों को एकदम गर्म करते थे, वही क्योंकि गोबर से ही फ्री में मिलता था। उसमें गर्म करके वो रवैया अंदर डालते थे, थोड़ी देर में ऐसा ही घी बन जाता था। वो घी हमारा वहाँ से लूणा बंदर होके वहाँ से फिर जाके विदेश जाता था। तो ऐसे भारत में 4 बड़े स्थान थे। और जब मामा भांजे की लड़ाई हुई मथुरा में और ये साम्राज्य टूटने लगा था, ये हमारा साम्राज्य कहाँ तक था मैंने बताया ना, ये हमारा खुद का साम्राज्य गांधार तक, कंबोजा और गांधार, वहाँ तो एक ही यही साम्राज्य था, मथुरा वाला। ये आज से 3000 साल पहले की बात, बहुत पुराना, हजारों साल पुरानी बात नहीं करता हूँ, कृष्ण समय से पहले और कृष्ण के बाद का भी आप देखिए। कृष्ण ने तो ये मार्केट को ग्रैब किया। कृष्ण को लगा कि ये जो
सांड से मतलब बैलों से ले जाते हैं या बुल से और क्या खास करके कैमल से ले जाते हैं, उसमें माल कम जाता है और समय बहुत लगता है। तो उन्होंने सोचा समुद्र मार्ग पे जाएंगे, तो फिर वो द्वारका है कि समुद्र मार्ग से सस्ते में जल्दी और ज़्यादा माल जाएगा। उसी यूरोप में जाने के लिए गल्फ ऑफ कच्छ और ये वहाँ जाकर तो द्वारिका पसंद किया। और आपको मालूम है द्वारका जो आज है, द्वारिका और सोमनाथ में मूल द्वारका, ये दोनों एक सिटी थे। जैसे आज टोक्यो 250 किलोमीटर एक लंबा सिटी है, उसी तरह से ये 325 किलोमीटर का द्वारिका से सोमनाथ एक ही सिटी था। ये तो भूकंप की वजह से थोड़ा सोमनाथ इधर चला गया और बड़े छोटे छोटे समुद्र के जहाज आते थे इसी 300 किलोमीटर से। और ये पूरे भारत का घी, वेस्ट जोन का पूरा घी, नॉर्थ और वेस्ट जोन का घी, ये पूरा इधर से समुद्र के मार्ग से जाता था। ये हमारी इकोनॉमी थी। भारत में कभी सोने की खदान नहीं थी। कोरर की जो थी वो खत्म हो गई, उसमें कुछ इतना सोना नहीं था। हीरा माणिक मोती जवेरात तो था ही नहीं। कहाँ से आया इतना? आज आपके घर में सोना है, इतने मंदिरों में सोना है, तो हमने घी बेच के सोना लिया था। ये बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि आज भारत में 35,000 स्लॉटर हाउस है। इतने गोवंश का कत्ल होता है। रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस है, हमने लाइसेंस दिया है, ऑफिशियल चलता है, इसकी सिस्टम तय है, इसमें कहीं नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्लॉटर हाउस में फ़ायदा है। आप अगर ये CID ये कर सकता है, ऑफिशियल उसका मैंडेट है कि आप बिजनेस करो, तो स्लॉटर हाउस कैसे चलेगा? इसका क्लासेस चला सकते हैं ऑफिशियल भारत सरकार के कायदे के अनुसार, और स्लॉटर हाउस आप खोल सकते हो। गौशाला खोलनी है तो बड़ी विडंबना है। गौशाला के लिए दान चारा करना पड़ेगा और डायरा ने, भजन ने ऐसा कहना पड़ेगा। भारत की ये 1000 साल में इतनी विडंबना है। जो दुनिया में सोने की चिड़िया गई जाती थी, जो गाय से सोना मिलता था, गाय से हमको दुनिया भर के हीरा जवेरात मिले, वो भारत ने अपनी संस्कृति गवा दी। तो ये वास्तविकता है। तो फिर हमने सोचा क्या करेंगे, वही मार्ग दिखाए। केतन तो उस समय पढ़ के चला गया था आर्मी में, लेकिन मेरे दूसरे स्टूडेंट्स थे, उनके सामने मैंने ये चित्र रखा, देखो यही कुछ रास्ता बताएंगे। तो कोई के नंदनो छोरो छे, कोई के यशोदानो जायो छे, तो कोई कहे अर्जुन ने कृष्ण साड़ो बनावी था, कोई कहे ये मुरली वालो है, कोई के बांके भी आ रही है। अपने अपने ढंग से बोलते हैं। मैंने बोला और उसमें से कुछ निकालो। तब सबने जो निकाला हमारा एक कॉमन वर्जन, कि वो कहता है कि देखो मैं गाय के आधार पे खड़ा हूँ, गाय पे आधार पे हेल्थ, गाय के आधार पे कृषि, गाय के आधार पे ग्राम व्यवस्था, गाय के आधार पे फिर से देश चलेगा, तब फिर से नंदनवन हो जाएगा। ये मैसेज पास करने के लिए हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई। ये बैकग्राउंड बनाते हुए आपको मैंने इकोनॉमिक्स बताया। अब गाय का रियल वो आएगा आपके सामने। तो उससे पहले कृष्ण को हम फिर से याद कर रहे हैं। ललित, विभास, भैरवी और आशावरी ये फ्लूट में बजाते हैं तो ज़्यादा दूध मिलता है गाय का। कृष्ण भगवान ने झांझ पका क्यों नहीं हो गया बजाया? ढोलक, तबला, पखावाज नहीं बजाया, हारमोनियम नहीं बजाया, बंसी क्यों बजाई? बंसरी के सुर में मेरा केतन जानता है, आपको भी कभी नेट में देखना है, अर्पण भट्ट करके मेरा स्टूडेंट है, आज एक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का HOD है। वो जब खुद MD कर रहा था तब अलग अलग सिस्टम की म्यूजिक की, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, बॉडी की सिस्टम में क्या क्या इम्पैक्ट है। तो हम जो कर रहे थे ट्रायल, उस समय लैक्टेटिंग मदर थी, जो माता प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई थी और दूध पिला थी बच्चों को, तो उसका दूध कुछ राग से सुनने से ज़्यादा निकला। तो फिर हमको ये बाय द वे रिसर्च हुआ ये, तो पता चला कि ललित, विभास, भैरवी जब बंसी में बजते हैं तो माता की, यानी कि कोई भी फिर मादा है, मतलब जो मैमल है, उसकी लैक्टेटिंग डक्ट स्टिमुलेट हो जाती है और दूध बहने लगता है। तो कृष्ण भगवान वॉज वेरी मच साइंटिस्ट। उनको मालूम था कि ललित राग बजाओ, विभास राग बजाओ, वो भी बंसी में, तो आपकी गाय ज़्यादा दूध देगी। और कृष्ण भगवान ने वही काम किया, वही सिखाया। ये बात मैं कभी एक बार कर रहा था गोपनाथ महादेव में, भावनगर के पास समुद्र किनारे, किसानों का बड़ा सम्मेलन था। उनके कथाकार थे जाड़िया शिवकुंज आश्रम के स्वामी जी, और वो खुद BSc MSc प्रिंसिपल थे, रिटायर्ड होके फिर वो अब कथा करते हैं। तो उसने मुझे ये बता रहा था, मुझे रोका, वो ठहरो डॉक्टर साहब, मैंने सोचा कुछ मेरे से गलती हो गई कुछ रेफरेंस में। तो उसने नहीं, उसने एक छंद गाया। उसने बोला मैं कितने साल से भागवत पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मुझे, और मैं छंद भी जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये ललित राग में है। भागवत के 10वें और 11वें अध्याय स्कंद के जो श्लोक है वो सब ये गोपी गीत है, और उसमें सब गाय को कैसे रखना, वो रासलीला है, वो सब इस राग में है, और सब कृष्ण ने बंसी में गाई है। तो वो उसने बोला मुझे नहीं मालूम था उसका साइंस। मैं बोलता था
और मैं वो छंद नहीं गा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसका छंद का साइंस मालूम है। ये बात ये गजानन जी इस्कॉन के है। ये बात मैं भाग्यनगर हैदराबाद में एक बार बता रहा था, ये प्रेजेंटेशन। तो वहाँ एक सहदेव दासा करके इनका एक सन्यासी है, वो पूर्वाश्रम में तो हमारा कच्ची वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, संजय शाह करके वो था, लेकिन अभी वो सहदेव दासा है हैदराबाद में। और हैदराबाद के बड़ा अच्छे मंदिर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है अभी, मतलब गाय के जाने 200 किताब लिखी। वो जो था उसको पहली बार मैंने जब ये बताया उनको, तब उनको उसने इस्कॉन की वेबसाइट में डाला ये बात मेरी कि जानी सर ये बता रहे थे, कृष्ण का ये रेफरेंस है, डॉक्टर अर्पण ने रिसर्च किया है। तो वो उसने लिखा, तो लैंकेशायर का एक लड़का ब्रिटेन का जो काउबॉय था जिसके पास 1000 गाय, भले वो जर्सी थी, लेकिन उनको लगा कि ये इस्कॉन की वेबसाइट में है, एक बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है तो कुछ होगा। तो उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि मुझे उसमें रिसर्च करना है। वो 12 साल पढ़ा था, लेकिन उसको पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप वहाँ की ब्रिटेन की एक इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप दी। किसके ऊपर? कृष्णा की बंसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। हमारे यहाँ कृष्णा का मंदिर खोलने के लिए मुश्किल, हमारी समस्या यही है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको गाय के पास जाना है। गाय के पास जाने के पहले सब जानना पड़ेगा। गाय को ऐसे गाय माता की जाए, गाय मैं नहीं करने दूंगा, आप खुद बोलेंगे या दुनिया के लोग बोलेंगे गाय माता की जाए। तो एक बड़ा गोरस विज्ञान में आज आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी आयुर्वेद की भाव प्रकाश नाम की संहिता, वैसे चरक में, सुश्रुत में, हर ग्रंथों में, लेकिन भाव प्रकाश में दूध के अलावा दूध की वैल्यूएशन करके 100 आइटम बना सकते हो। 100 आइटम आप ले लीजिए, अमूल का लिस्ट बनाए, 100 आइटम नहीं होगी। आप नेस्ले की ले लीजिए, वेबसाइट जाओ, मुझे एक एक चीज उसकी दिखाओ, 100 नहीं होगा। डेनमार्क की कोई भी कंपनी ले आओ, 100 आइटम नहीं है उसकी। भाव प्रकाश ने 100 आइटम बना के दिखाई है। तो वो आपको, और ये मिल्क फूड इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड पूरा हमारी ओर आ रहा है। हम जो मैं डेयरी की बात कर रहा हूँ, ये डेयरी नहीं, हमारे यहाँ जो बड़ी कैसिया की डेयरी है, और वो डेयरी के बारे में जो सुनते हैं, वो डेयरी नस्त नाबूद होने वाली है थोड़े दिनों में, क्योंकि आप इंडस्ट्री चलाने वाले हैं। आप ट्रेडिशनल डेयरी चलाओगे, आप गाय के थ्रू डेयरी चलाने वाले हो, तो आप इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और प्रेजेंट जो सिनारियो है, आज भारत में जो हमारे पास रजिस्टर है, 6000 गौशाला है, उसमें रजिस्टर्स है 5000 अनरजिस्टर्ड, जिसको हम नीति आयोग में जोड़ नहीं सके हैं, क्योंकि उनके कुछ ट्रस्ट नहीं है, कुछ आईटीजी नहीं है वगैरह, तो वो नहीं है, इसलिए 5000 रजिस्टर्ड है। उसमें से आप देखिए कि 1000 गौशाला तो कुछ न कुछ गौमूत्र बेस्ड प्रोडक्ट कर रहे हैं। 1000 गौशाला चला रहे हैं। गौशाला अपनी जो पंचगव्य मेडिसिन है, ऐसे 600, यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं जो अच्छी मेडिसिन बनाते हैं, तो 600 गौशाला भारत में ये मेडिसिन बना सकते हैं। बाकी सब आप देख लीजिए कि कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बाकी जो मॉस्किटो रिपेलेंट या गोनाइल जैसे बाबा रामदेव बनाता है, ऐसे बनाते हैं। तो अब देखिए कि आप अगर इस सिर्फ 6 जिलों के सर ने अगर बुलाया है, तो आप उसमें 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो गाँवों में। आपको ये इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, गौशाला में, गाय में जाना पड़ेगा। तो आप, उनका वही उद्देश्य है कि आप कोई जॉब सीकर नहीं हो, जॉब गिवर हो, जॉब देने वाले हो। आप उसी तरह से सोचो, भारत ने उसी तरह से सोचा था। भारत ने कभी जॉब नहीं मांगी, नौकरी के बाद उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। नौकरी वाला लोग नहीं है इधर बैठे, अगर कोई नौकरी का सोचते हैं तो वो फंस गया। इधर तो एंटरप्रेन्योर ही होने चाहिए। हाँ, तो ये आप दे सकते हैं। और एक आदमी को गांव में बैठे बैठे गाय 5000 रुपया महीना इनकम दे सकती है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं टेक्निकली प्रूवन बात आपको बता रहा हूँ, जो आपको करनी है। अब देखो, ये जो थोड़ा है डेयरी मार्केट क्या है, उनका भी ग्रो कैसा चल रहा है, मैंने आगे भी थोड़ा बताया था। लेकिन सिर्फ डेयरी अगर देखो, दूध का भी देखो, तो भी मार्केट बड़ा आपके सामने है। अब जो मैं जिसका मास्टर हूँ, या जहाँ मैं ज़्यादा कह सकता हूँ, ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, जिसका रिसर्च मेरे पास है, एविडेंस बेस्ड है, वर्ल्ड में मुझे कोई रोक नहीं सकता इस बोलने में, ऐसा भी सब बताओ। एक एक चीज़ का रिसर्च किया हुआ चीज़ आपको आपके सामने रखता हूँ। तो एक तो गाय के दूध और गौमूत्र में CLA और VFA है। देसी गाय के दूध में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड, वो जर्सी के दूध में नहीं है, भैंस के दूध में नहीं है, वो आपके पाउडर के दूध में, पाउडर में नहीं है, फिर आपका पाउच का दूध जो घर में आता है उसमें नहीं है, कहीं भी नहीं है, कोई और दूध में नहीं है, बकरी के दूध में नहीं है। जो देसी गाय के दूध में ही है, वो कैंसर के सामने लड़ता है। हमको कैंसर क्यों नहीं होता था? कैंसर होने के लिए आज दुनिया में सब व्यवस्था मौजूद है। और किसको कैंसर नहीं होगा? जो देसी गाय का दूध पीता है उसको। या तो हमने उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट ये ढूंढ के बनाया, तो ये मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं रखा है, लेकिन हमने 4 US पेटेंट ली है। दूसरा है सेरेब्रोसाइड। गाय के दूध में
जो ब्रेन को ठीक करने वाला एक जो मॉलिक्यूल है, जो उनका जो फैट मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। मैं आगे रिसर्च किया वो बताता हूँ कि गाय के दूध से आदमी बुद्धिमान बन सकता है, भैंस के दूध से नहीं बन सकता, जर्सी के दूध से नहीं बन सकता। हमने चूहे के ऊपर ट्रायल लिया, मैं बताऊंगा वो उसके वो। तो एक चूहे के ग्रुप को हमने जर्सी का दूध दिया, घी दिया, एक चूहे के ग्रुप को हमने भैंस का दूध और घी दिया, एक चूहे के 10 चूहे के ग्रुप को वेजिटेबल घी और ऑयल दिया, एक को देसी गाय का घी, एक को कंट्रोल ग्रुप रखा, जिसको कुछ नहीं दिया, नॉर्मल डाइट जो उसका था। सब में जो मिला, मैं 2-3 बातें आपको रखूंगा, बाकी तो डॉक्यूमेंट में आपको देखनी है। जिसको हमने देसी जर्सी का दूध दिया था, घी दिया था, भैंस का दूध घी दिया था, और उससे ज़्यादा भी जो खतरनाक मिला, जिसको वेजिटेबल घी और तेल दिया गया था, उसकी ऑप्टिक नर्व का डीजनरेशन हुआ 3rd जनरेशन में। तीसरी पीढ़ी वो देख नहीं सकती थी, अंधी हो गई चूहे की, तो ऑप्टिक नर्व का डीजनरेशन हो गया। और उसकी 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं पीढ़ी बच्चे आते रहे, लेकिन 8वीं पीढ़ी आई ही नहीं, क्योंकि वो नपुंसक हो गए, एंडोस्टेरोन का स्राव खत्म हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे। नृवंश शास्त्र, जेनेटिक साइंस यह कहता है जो चूहे में तीसरी पीढ़ी में हुआ, वो मनुष्य जाति में 30वीं पीढ़ी में होने वाला है। अभी तो हम 4th, 5वीं पीढ़ी है, 60 से हम ज़्यादा ऑयल छोड़ दिए, ऑयल खाना शुरू कर दिया है। 40-50 साल से पहले तो हम घी ही खाते थे। आज भी आप जाओ बांके बिहारी मंदिर में, आप गोकुल जाओ, मथुरा जाओ, आप श्रीनाथ जी जाओ, नीचे तिरुपति जाओ, कहीं भी ठाकुर जी को भोग तेल वाला लगता ही नहीं, सखड़ी हो या अनसखड़ी हो, घी से ही बनता है, घी का ही छोंका लगता है। मंदिर में कभी तेल प्रवेश नहीं कर सकता, वो परंपरा है हमारी, क्योंकि वो तेल मालिश की अच्छी दवाई है। 9 द्वार से में से 8 द्वार से तेल जा सकता है। मैं पंचकर्मा का एक्सपर्ट हूँ, मैं पैरालिसिस ठीक कर सकता हूँ, मैं आर्थराइटिस, मैं नी रिप्लेस की जगह नी रिपेयर कर देता हूँ तेल से, लेकिन तेल मुंह से नहीं जाता, बाकी सब जगह से जा सकता है। वो एक विशिष्टता है, मुंह से जाएगा तो घी, उनकी गट ऐसी बनी है, जो हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि हमारी फिजियोलॉजी की रचना कैसी है। तो तेल से गया, तेल मुंह से अगर गया तो आप ब्लाइंड बन जाओगे। 30वीं पीढ़ी के बाद आपका ऑप्टिक नर्व का डीजनरेशन हो जाएगा। और 70 पीढ़ी हो गई, 70, फिर 71वीं पीढ़ी गई, 71 पीढ़ी तार्या, तो 71 पीढ़ी में तब तरी जा सको, क्योंकि आपको बच्चा ही पैदा होने वाला है, प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है कि हमने ऑयल एडप्ट कर लिया है। हमारे पास आज गाय नहीं है, धीरे धीरे, इसलिए हमको ऑयल लगता है, ग्राउंड नट। तेल का प्रॉब्लम नहीं है, तेल अलग अलग जगह पे बहुत काम की चीज़ है, खाने में नहीं है, बस इतना ही समझो। तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, वो उनकी विशेषता है। तो चूहे में हमने क्या देखा, चूहा जो पहले, चूहा तो अंधेरे से डरता है, उजाला से डरता है। चूहा जब आप लाइट करेंगे, आपके घर में कहीं निकला है, कहीं खेत में, रात को ही चूहा आएगा, तो जैसे लाइट जलाएंगे तो चूहा भाग जाएगा। तो हम एक बुलबुलैया में आगे बताने वाला हूँ, वो बुलबुलैया में से जब पसार करते थे उसका बिहेवियरल स्टडी के लिए, तो जिसको जर्सी का दूध दिया था, जिसको भैंस का दूध दिया था, जिसको वेजिटेबल दूध घी दिया गया था, तो वो पहले तो अच्छे ढंग से वो बुलबुलैया में से निकल जाती थी, पजल में से, अंधेरा होता था उसमें से, तो उनको तो अंधेरा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे 90 दिन हो गया, उसके बाद वो अंदर जाते जाते डरने लगे और कहीं तो वापस आ गए, तो उनके बिहेवियर में चेंज हो गया। आपने वो देखा होगा, कहीं रास्ते पे 2 व्हीलर पे जाओ या 4 व्हीलर में जाओ, 5-6 भैंसें आती होगी, अब हॉर्न बजाते रहो, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। और अगर एक झुंड भी आता है, पूरू गाय नु धन आवतू है, और अब दूर से एक हॉर्न बजाओ, तो पहली गाय चली जाएगी साइड में और पूरा वो झुंड चला जाए। वो सेंस है ना जो उनका, 1000 गाय है और उनके 2000 बछड़ी बछड़े हैं, अगर वो वहाँ से चारा लेके आती है गाय, चढ़ के आती है शाम को गोधूली के समय पे, बच्चे तो घर में है, भूखे हैं, माँ की इंतजार में है, माँ भी ऐसा लगता है कि बच्चों को पिलाना है, तो दौड़ के आती है गाय, और हम छोड़ते अगर बछड़े को, और उसी गांव में अगर 10 भैंस है और उसके 2-3 बच्चे हैं, पाडा पाडी जिसको बोलते हैं, छोड़ेंगे तो भैंस का पाडा या पाडी उनकी माँ के पास जाएगा, तो माँ उसको जानती है, तो मेरा बच्चा नहीं, उसको सिंग लगाएगी। दूसरी भैंस, तीसरी भैंस, 5वीं अटेम्प्ट में पास होगी, सही माँ के पास जाएगा, और 2000 बछड़े बछड़ी अपनी माँ के पास ही सीधा जाएगा, कहीं गलती नहीं करेगा। वो जो सूक्ष्म सेंस है ना, वो आगे बताओ वो कैसे हुआ, उसको हमने नरेट किया है, उसको हमने समझने की कोशिश की, इंटरप्रेट किया है, मैं बताऊँ। तो वो बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि के लिए दूध में जो है देसी गाय में, वो है सेरेब्रोसाइट। पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजय, पुत्र से और पुत्री से, पुत्र से पिता को और पुत्री से माता को पराजित हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। वो कब कर सकते हैं? गर्भाधान के समय कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी के समय 5वें महीने में।
पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवती षष्ठे बुद्धि, 5वें महीने और 6ठे महीने में सेरेब्रोसाइड ब्रेन में कलेक्ट होता है, उस समय आईक्यू सेट होता है। आप ऐसा मत मानिए आप किसको तिकड़मबाज करके तो बाप से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। हाँ, हमारे पास तो हर्षद मेहता और नरसिंह मेहता दोनों है, यहाँ है हर्षद मेहता, यहाँ है नरसिंह मेहता। हाँ, तो गए हैं, कितने मोदी इधर है, कितने मोदी बाहर है, तो ऐसा करके तो आप पैसेदार हो सकते हो। आप कौन सा मोदी बनना है, आप कौन सा मेहता बनना है, दोनों हमारे दोनों ब्रेन, एक है बहुत बिजनेस माइंड है और एक है बहुत सोबर सिंपल जो कलेक्ट सबको लेके जाने वाला न्यूट्रल होता है। तो वो तो हमारा होता है। आप किसको बड़ा करना चाहते हो, आप कैसे पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो या सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो। तो वो जो जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं या जो सेरेब्रोसाइड का जमा होना, वो 5वें महीने 6ठे महीने होता है। 87% ब्रेन का डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट वो गर्भ में हो जाता है। आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, आपकी आज की मान्यता कड़ड़ भूस हो जाएगी जो आप मानते हैं, और आपके माध्यम से और ये यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के लोगों को मिले, इसलिए मैं और बताना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा हो जाएगा बड़ा तो फिर उसको कंप्यूटर ले दूंगा, मैं उसको टैबलेट ले दूंगा, मैं उसको अमेरिका भेजूंगा, मैं उसको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये करूंगा। तो वो सब स्किल डेवलपमेंट है, उसको स्किल डेवलप कर सकते हो। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को आप ऐसे दिवासली जला के फेंको, तिल्ली जला के, तो डर के भागेगा। कुत्ता आग से डरता है, लेकिन उसको अगर ट्रेन किया जाता है तो सुलगती हुई रिंग में से सर्कस में पसार होता है, डरता नहीं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। वही कुत्ते को ट्रेनिंग दिया, उसमें आईक्यू नहीं बढ़ा उसका, उसको वो स्किल डेवलप की गई। जैसे आपके हाथ में स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आपने उसका क्लासेस किया है, कुछ नहीं किया, आप नहीं, आपका बेटा, आपका पोता भी, कोई बड़े लोग है, उसका पोता भी हैंडल करता है उस मोबाइल को, तो उसमें कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गैजेट को चलाना, इंस्ट्रूमेंट को चलाना, मशीन को चलाना, उसमें कुछ नहीं है, उसमें आईक्यू का यूज ही नहीं होता। और समझाऊं, आपने सबने एक तो टू व्हीलर चलाया होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी, फ्रेंड से, भाई से, बाप से, भाई से सीख लिया होगा। 4 व्हील में थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, तो आपने 1000-2000 रुपया दिया होगा, 10 दिन का ट्रेनिंग लिया होगा, लाइसेंस मिल गया। उसमें आपको पूछा नहीं जाता आप कितने पढ़े हो, एक कॉलम होती है, आप पास हो नहीं हो, ये क्या पढ़ा है, लेकिन आपके पढ़ने के साथ उसका लाइसेंस का कोई इश्यू नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है अगर आपके 4 व्हील की ताकत है लेने की, मारुति या कोई भी 50 लाख 25 लाख वाली 2 करोड़ वाली कार भी आप रख सकते हो और आप चलाओ, आपके पास लाइसेंस है। उसी तरह से वडोदरा की फ्लाइंग क्लब में या मुंबई की फ्लाइंग क्लब में आप 2.5 लाख रुपया भर के फ्लाइंग क्लब में आप ज्वाइन हो जाओ, तो आप सीख सकते हो। तो आपको कॉमर्शियल पायलट बनना है या एस्टीमेट ड्राइवर बनना है तो विजय भाई रूपाणी के पास जाना पड़ेगा। आपकी खुद की कार चलानी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुद के आपके छान है आपके उसके अंदर, अगर तो वो आप अपना प्लेन खरीदिए, चार्टर प्लेन, और आप चलाओ। तो पायलट मार दिखलो, पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हम બધું छोटे बच्चों को बुलाते हैं ना कि શું बनीश बेटा, तो कहते इंजीनियर बनीश, શું बनीश, तो पायलट बनीश। तो पायलट बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, वो सब स्किल प्रोग्राम है, उससे आईक्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बाप जितना डीएनए इंटेलिजेंसी का तो आएगा ही आएगा, माँ बाप जितना वो तो आने वाला है, लेकिन पुत्रात शिष्यात इच्छेत पराजय, पिता को अपने बच्चे को अपने से भी इंटेलिजेंट बनाना है, जीनियस बनाना है। तो 5वां महीना पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवती षष्ठे बुद्धि, ऐसा आयुर्वेद कहता है, और वो गर्भावस्था में होता है। गुजरात में हमारे 7 सेंटर चलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो ये सेरेब्रोसाइड है, वो देसी गाय के दूध में है, स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल, उससे ही बनता है।